नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। जी हाँ, इक्विटास के ऊपर यहाँ पे चर्चा होने वाली है। और रीज़न क्या है इसकी चर्चा करने का दोस्तों, आज अगर आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 3% की तेज़ी हुई है। जो बैंक ने हाई लगाया था, डेज हाई अगर आप देखोगे तो वो 69.81 था, यानी यहाँ से भी जो आप देख रहे हैं 6.81 यहाँ से भी ऊपर था 69.81, यानी अगर आप देखेंगे 70 रुपीज़ को तोड़ने की थोड़ी कोशिश की गई थी, उसके आसपास गया था, लेकिन 70 रुपीज़ को नहीं तोड़ पाया। तो सबसे पहला सवाल ये है, और सवाल पूछना चाहिए रिटेल निवेशकों को, कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या आने वाले समय में 70 रुपीज़ को तोड़ पाएगा? क्योंकि अब जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो इक्विटास के सामने खड़ा है वो 70 रुपए का है। बीच में आप देखेंगे तो एक बार इसको तोड़ने की कोशिश भी किया है इसने। पिछले 6 महीने में अगर आप जाओगे, आप देखें यहाँ पे, ये देखिए 71.30 पैसा, कब? 24 अप्रैल को। उससे पहले एक बार और 70 रुपए को तोड़ने की कोशिश की गई है, एक बार और तोड़ने की कोशिश की, 75 के आसपास गया था, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो सबसे पहला सवाल जो पूछना है, जो रिटेल निवेशक पूछ रहे हैं लगातार, कि आगे इक्विटास यहां से और भागेगा या गिरेगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, जो चीजें दिख रही हैं, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिखता है यहाँ पे, वो क्या है? वो है, देखिए आप, 70 के आसपास का, और टू बी मोर स्पेसिफिक बिटवीन 70 टू 75। ये एक ऐसा 5 रुपए का एक, मैं कहूँगा, बड़ी रेंज है। जब तक इक्विटास इसे तोड़ के नहीं चला जाता तब तक कोई भी बहुत बड़ी रैली आना, यहाँ से कोई बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाना, मुझे ये सही नहीं लगता। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, ये जो रैली आ रही है इसके पीछे का रीज़न, इससे पहले देखिए उज्जीवन के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, बंधन बैंक के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, और भी आप कह सकते हैं अब यहाँ पे इक्विटास के ऊपर चर्चा चल रही है। तो आप किसी अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा कराना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रताड़ित स्टॉक्स में से एक थे सेक्शन में, स्मॉल फाइनेंस बैंक, चाहे उज्जीवन हो, बंधन हो, इक्विटास हो। और अब जब इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है ना, हर कोई ये जानना चाहता है कि भैया आगे क्या। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आप किसी अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी चर्चा कराना चाहते हैं, या इक्विटास के ऊपर कोई आपका टेक हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भाई देखिए, क्लियर क्या हुआ? बिटवीन 70 टू 75 नियर टर्म ये 5 रुपए है जो हमको देखना है, ठीक है। तो जब तक वो नहीं टूटता तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी हो, इसका रीज़न नहीं है ना। अब इक्विटा स्मॉल फाइनेंस और में तेजी क्यों? देखिए, इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये गिरावट क्यों हो रही थी। हम सबको पता है, जो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे लगातार प्रेशर, लगातार एनपीए, ओवर एक्सपोजर के लीजिए, या ओवर आप कह सकते हैं, जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा, एक नहीं दो दो तीन तीन लोन लेना, ये एक बड़ा समस्या पैदा कर रहा था, जिसका एनपीएस देखने को मिल रहा था। हुआ क्या? आरबीआई ने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था रूल को। इसके साथ साथ जो सीआरआर था, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी टाइट हो गए थे, जिसके नॉर्म्स टाइट हो गए थे, जिसके कारण बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी, मैं कहूँगा, टफ होती दिखाई दे रही थी, प्रॉब्लमेटिक होती दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ उस समय आपको पता होगा स्टॉक मार्केट में एक अलग ही यूफोरिया चल रहा था, जिस कारण हो क्या रहा था, जिस कारण जो पैसा था वो लोग अकाउंट में नहीं रख रहे थे। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए या बैंक से उन्हें एक हायर एफडी के रेट्स रखने पड़ रहे थे, ये बहुत सारी इश्यूज थी। और अब जब रैली आ रही है तो हो क्या रहा है? उसका उलट, यानी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में जो बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, ओवर लेवरेज कर लिया गया था, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, वो अब थोड़े थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इवन इक्विटास ने जो अपने Q4 के नंबर दिए हैं, वहाँ बहुत बड़ा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आरबीआई ने अपने रेपो रेट में बहुत बड़ा गिरावट दिखाई है, 50 बेसिस पॉइंट की, और ये लगातार तीसरी बार गिरावट दिखाई गई है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, यानी बाजार में वापस से बैंकों को और ताकत दी गई है लिक्विडिटी के लिए। स्टॉक मार्केट में भी अब उस प्रकार का यूफोरिया नहीं है, बल्कि लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, और टैरिफ के कारण कोई भी बहुत ही क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, ठीक है। और मैंने हमेशा कहा है, बाजार को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, अच्छा पसंद है, यस और नो दोनों पसंद है, अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है। तो ये इश्यूज़ है। तो अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो अब यहाँ से इक्विटास में क्या सब कुछ ठीक हुआ है? नहीं, मेरा नहीं मानना है ठीक हुआ है, क्योंकि न्यूज़ चाहे अच्छी हो बुरी हो,
उसके असर कारण अगर कोई गिरावट दिखा रहा है या तेज दिखा रहा है, हमको वापस से जो रैली आई, क्योंकि देखिए तेजी तो बहुत अच्छी आई है इस, आप पिछले 1 साल में अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी निचले स्तरों से जो इसने लो लगाया लगभग 54 रुपये का, वहां से तो आपको ये 24% तक की तेजी और एक समय में तो ऑलमोस्ट 30% रैली दिखा चुके हैं ये। ठीक है, तो देखिए जब इतना चल चुके होते हैं ना, तो आगे क्या, आपको वापस से कहाँ जाना है, बेसिक्स में, कि भैया डेटा क्या कह रहे हैं हमसे। तो डेटा क्या कह रहा है इसको हम कंपाइल करके आपके सामने लाएंगे, उसमें आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 14% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। 86% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन प्लीज़, भले ही आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही, मैं कहूँगा, एक छोटा कदम होता है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हमें बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं आगे हमें और अच्छे से करना चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। और आपका कोई अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, किसी इस स्टॉक का जो हम चर्चा कर रहे हैं इक्विटास का, या किसी अन्य स्टॉक की आगे चर्चा करेंगे, आप कोई अन्य प्रोस्पेक्टस रहता है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो इक्विटास के ऊपर ही बात कर लेंगे, आप कोई चर्चा बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। नाउ अब आते हैं आगे। इक्विटास में आप यहाँ पे देखिए किस प्रकार के ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ काम हो रहे हैं। ठीक है, और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ भैया, अगर ये करना है ना, इन्वेस्ट करना है, तो बुरे समय में कीजिए, विजन क्लियर रखिए। क्योंकि होता क्या है, ट्रेड को हम इन्वेस्टमेंट बदल देते हैं और इन्वेस्टमेंट को बोलते नहीं यार इसको ट्रेड कर लेंगे, कहीं और पैसा लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए निवेश से पहले, क्योंकि जब बहुत, और डिस्क्लोजर रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इक्विटास में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और निचले स्तरों पे है, जब बहुत ज़्यादा, अभी की नहीं है तो हो गया, जब एक बहुत ज़्यादा गिरावट का सिलसिला चल रहा था उस समय में, और वो इन्वेस्टमेंट बेसिस से है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की किसी में सोच रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा बुक्स पढ़िए और ज़्यादा फाइल्स देखिए, ब्रोकरेज हाउस क्या रिपोर्ट दे रहे हैं ये भी देखिए, अपने वित्तीय सलाह की सलाह लीजिए। लेकिन जब भी कदम उठाइए बहुत सोच समझ के उठाइए। नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स को, आपको यहाँ साफ देखने को मिलेगा, इस बार जो नंबर आए वो 1612 करोड़ से बढ़कर के आए थे, 1644 करोड़ थे, और ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी थी। और ये पॉजिटिव पहली प्राइमा फेसी इसलिए था क्योंकि हर जगह रेवेन्यू में ना या तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है या फ्लैट से थोड़ा गिरावट। ऐसे में इक्विटास ने ईयर ऑन ईयर तो बढ़ोतरी दिखाई, क्वार्टर क्वार्टर भी दिखाई, जो कि बहुत अच्छा था। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ बैंक्स के स्टॉक को ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए। फिर आप यहाँ देखेंगे जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 66 करोड़ से घट करके 42 करोड़ तो हुआ था, लेकिन ये कब हुआ है, जब ऑलरेडी आपका स्टॉक ना क्रैश हो चुका है। यानी कि जो भी बुरा होना था, जो भी नेगेटिविटी आनी थी, वो ऑलरेडी प्राइस थी, और उसके सामने जो रिजल्ट था ये कोई बहुत खराब नहीं था। इसके साथ साथ आप क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे 2.97 से घट करके 2.89 पे आप वापस से आ गए हो, कहाँ पे, ग्रॉस एनपीए पे। हाँ, नेट एनपीए बढ़ा था लेकिन कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं थी। और मैंने कहा था यहाँ से इक्विटास थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में हमको पता है अगर स्थिति इसी प्रकार की रहती है, ठीक है, कि थोड़ी बहुत ठीक हुई, फिर अगली बार क्वार्टर रहा है तो फिर से एनपीएस बढ़ गए, ग्रॉस एनपीए बढ़ गए, तो जितनी तेजी है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए हमको Q1 के सबसे पहले अपडेट्स क्या आते हैं, प्लस Q1 के नंबर्स क्या आते हैं, एक्चुअल नंबर्स, कि पेपर में स्थिति कितनी अच्छी हुई है, ये जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक कोई भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, कोई भी बहुत एंथुसियाज्म इस स्टॉक में आने से हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर स्थिति अच्छी हुई तो फिर भाई साहब स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखिए अभी जो रेपो रेट में कमी आई ना, वो मैं बता दूं आपको, जो अब आप कह सकते हैं व्हीकल लोन्स हैं वो बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि वापस से बैंकों के पास पैसे आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है इस बार जो बैंक्स हैं उनका जो फोकस रहने वाला है ना, वो व्हीकल लोन और दूसरा जो होगा वह अफोर्डेबल हाउसिंग। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो बैंक्स हैं, बैंक कह लीजिए, वो ज़्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि एमएफआई से सबको एक सबक तो मिल गया है कि भैया बहुत, भले ही हमारे जो मार्जिन है, जो नेट मार्जिन है, उसमें थोड़ा डाल्यूशन सह लेंगे, लेकिन एनपीएस से अब थोड़ा दूर रहेंगे हम। ठीक है, तो आने वाले समय फोकस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेपो रेट कम होने से जो इंटरेस्ट रेट है हाउस लोन्स में वो कम होगा और वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। नाउ इसके साथ साथ जो
आप देखेंगे शेड्यूलिंग पैटर्न में पब्लिक उसके पास 40.82% है, लेकिन ये दिसंबर से यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ DIIs आप देखोगे तो वो तो भाई साहब बहुत ही कम, बट अपना जो होल्डिंग वो बढ़ाए हैं। FIIs जो इतनी ह्यूज मात्रा में सेल किए थे दिसंबर टू मार्च, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि भैया वो कौन था, पब्लिक में अगर ओपन करेंगे तो आप पाएंगे मिस्टर आशीष धवन जी, वो भाई साहब यहाँ ना स्टेक बढ़ाए हैं अपना, और माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पे थोड़ी गिरावट हुई थी, अब वहाँ पे बढ़ गई। एंड नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन उन्होंने 2.87% रखा है। इसके साथ साथ अगर हम DIIs में भी देखें तो भैया HDFC म्यूचुअल फंड उन्होंने तो 8.59% स्टेक रख लिया है। SBI माफ कीजिएगा फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड माफ कीजिएगा 6.29% है। SBI म्यूचुअल फंड 6.12, यानी बड़े फंड हाउसेस ने बड़ी हिस्सेदारी यहाँ रखी है। निप्पॉन ने 3% से ज़्यादा रखी है। इसके साथ साथ इन्वेस्को ने थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग की है, लेकिन देखिए बड़ी इंडिया की बड़े फंड हाउस ने स्टेक रखा है। तो मेरा यही कहना है कि अगर यहाँ से स्थिति ठीक होती है तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हाँ देखिए, याद रखिएगा, अगर आप FIS को देख रहे हैं लेंगे कि हाँ भाई इतनी बड़ी होल्डिंग है और DIIs की इतनी अच्छी होल्डिंग है, तो याद रखिएगा ये बहुत ही लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर बाजार में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो इनके पास इतनी लिक्विडिटी रहती है कि उसका भी फायदा ही उठा लेंगे, बट आपके पास उतनी चीज़ नहीं रहती। इसीलिए सिर्फ इसलिए कि बड़े फंड हाउस में इन्वेस्टेड हैं, हमको भी इसमें बहुत ही आप कह सकते हैं एग्रेसिव होकर के आना है। तो मेरा ये मानना है आपको थोड़ा सोचना चाहिए। बट हाँ, इक्विटास मुझे ऐसा लगता है अगर जो पूरा सिनेरियो है हमारा वो अगर मैं कहूँगा न्यूट्रल भी रहता है ना, तो भी आपको इक्विटास एटलीस्ट 120 to 130 आराम से आपको जाता हुआ दिखाई देगा 1 से 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर, ठीक है। और अगर किन्हीं को लग रहा हो यार ये तो कुछ बहुत ही कम है 120 130, मैं बता दूं आपको, अगर आप परसेंटेज वाइज जाएंगे भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा है। और अगर यहाँ से जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, वहाँ से अगर आपको 2 साल के अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न अगर दे रहा है ना, 50-70% का, तो आप कह सकते हैं ऑन साल दर साल बेस पे 35% होता है, जो ख़राब नहीं है। ओके, सो रीड बिटवीन द लाइंस, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक ना रहें। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो समझें कि आप किस चीज़ों में आ रहे हैं। अगर स्थिति यहाँ से ख़राब होती है, अगर किसी कारणवश आप जैसे इकोनॉमिक साइकिल हमारा वीक होता है, तो सबसे वुनरेबल लोग ही यहाँ पे लोन लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से। सो प्लीज़ ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और कोई पोजीशन बनाएं अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।